अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने जानकारी ली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में, लेकिन उसका जो प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों, सभी नागरिकों एक संप्रभुता, समाजवादी, पंथी निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य तैयार करने का, इस प्रकार का जिक्र किया। फिर आगे कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फिर कहते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, उपासना की स्वतंत्रता, फिर आगे कहते हैं दर्जा और अवसर की समानता, फिर कहते हैं व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस बारे में इस प्रकार से चर्चा की। तो हर एक जो मुद्दा है जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, हर इस मुद्दे का विस्तार से यहाँ पर जानकारी लेंगे और आपको समझना काफी आवश्यक है। सबसे पहला कौन सा है? संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या है दोस्तों? निर्णय लेने की शक्ति या निर्णय लेने की स्वतंत्रता। साथ ही साथ नंबर 2, बाहरी या विदेशी दबाव से मुक्त। संप्रभुता का अर्थ ये दोस्तों कि भारत अब 1947 के बाद, भारत 1950 के संविधान लागू होने के बाद किस प्रकार का राष्ट्र बना है? संप्रभु। संप्रभुता का अर्थ क्या है? भारत को निर्णय लेने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी, 1 नंबर, और बाहरी विदेशी शक्ति से, दबाव से पूरी तरह से भी मुक्त होगी। जैसे दोस्तों 1950 के बाद भारत किसी भी प्रकार की भारत की नीति हो, चाहे भारत की आर्थिक नीति हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो, चाहे भारत की आंतरिक नीति हो, किसी भी प्रकार की नीति को तय करने के लिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है और बाहरी विदेशी शक्ति से, दबाव से भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद शीत युद्ध की शुरुआत होती है, कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें 2 मुख्य राष्ट्र थे, एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। तो 1945 के बाद जो काफी देश स्वतंत्र हुए, उन राष्ट्रों पर अमेरिका द्वारा और रूस द्वारा काफी दबाव बनाने जाने लगा कि आप तो रूस के गुट में आ जाइए, नहीं तो अमेरिका के गुट में आ जाइए। रूस किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्टों का यानी यहाँ पर समाजवादियों का। और जो अमेरिका है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? वहां पर कर रहा है कैपिटलिस्ट का। किसका कर रहा है? कैपिटलिस्ट का। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत पर भी इस प्रकार का दबाव था, भारत तो एक तो अमेरिका के गुट में जाए, नहीं तो भारत सोवियत संघ के गुट में जाए। लेकिन उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफी सूझबूझ से दोनों गुटों में न जाकर स्वतंत्र नीति अपनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर विदेश नीति की चर्चा करते तो विदेश नीति में हमने क्या स्वीकार किया है? वो स्वीकार किया हमने गुट निरपेक्षता। क्या स्वीकार किया? गुट निरपेक्षता। न ही अमेरिका न ही सोवियत संघ हमारा स्वतंत्र होगा। नंबर 2, इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी होगी हमारी? न ही हमारी साम्यवादी होगी, न ही हमारा कैपिटलिस्ट होगी। हमने कौन सी इकोनॉमी स्वीकार की है? जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार की भी भागीदारी होगी, निजी की भी भागीदारी होगी, और दोनों भागीदारी से देश का विकास होगा। विदेश नीति भी कैसे होगी? ना हम अमेरिका के गुट में, ना हम सोवियत संघ के गुट में, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी। हम स्वतंत्र किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपना निर्णय ले सकते, मत दे सकते, और किसी के भी दबाव में हम नहीं आएंगे। तो ये वही संप्रभुता। ये क्या हो गई? संप्रभुता। यानी भारत किसी भी विदेशी शक्ति के दबाव में नहीं है। अगर वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते, वर्तमान स्थिति में हम देखते दोस्तों, तो भारत का नेचुरल दोस्त कौन सा है? वो है सोवियत संघ, रूस। और वहीं पर भारत के विरुद्ध जो पाकिस्तान, उसकी मदद पहले कौन कर रहा था? वो कर रहा था पहले अमेरिका। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए दोस्तों, उस हालात बदलने के साथ में भारत ने अपना काफी विकास कर लिया पाकिस्तान की तुलना में। और अब पाकिस्तान को ज्यादा मदद कौन करने लगा है? चाइना करने लगा है। तो पाकिस्तान को जब चाइना मदद करना है, तो पाकिस्तान को चाइना ने इतनी सारी काफी मदद दी है, तो पाकिस्तान ऐसी कोई भी पॉलिसी, ऐसी कोई भी नीति तैयार नहीं कर सकता है, न ही उसे लागू कर सकता है जो पाकिस्तान के हित में हो और चाइना के विरोध में हो। जैसे हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान को इतनी सारी काफी धनराशि दी चाइना ने, पाकिस्तान के अंदर से भी चाइना क्या बना रहा है? रास्ते बना रहा है, जिससे पाकिस्तान की संप्रभुता क्या हो गई? खतरे में आ गई। पाकिस्तान की संप्रभुता खतरे में आ गई। लेकिन भारत ने क्या किया है? रूस से भी मदद लिए, अमेरिका से भी मदद लिए, हर एक छोटे बड़े राष्ट्र से मदद लिए और अपनी स्वतंत्र नीति को लागू किया है। अब जब भारत कोई भी निर्णय लेगा, भारत कोई भी काम करेगा, तो भारत ऐसा हर वो काम कर सकता है जो भारत के हित में और दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध में हो। भारत वो भी काम कर सकता है जो भारत के पक्ष में और सोवियत संघ के विरुद्ध में। क्यों?
क्योंकि हमने हमारी संप्रभुता बनाए रखी है, हमने हमारी साख बना के रखी है, जो साख अब पाकिस्तान खो चुका है, जो साख अभी पाकिस्तान खो चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों संप्रभुता का अर्थ क्या है, भारत के पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, क्योंकि हम जानते हैं 1947 के पहले क्या था, देश था क्या, भारत था, सरकार थी क्या थी, भारत भी था, सरकार भी था, लेकिन सरकार कौन थी? अंग्रेजों की थी। वो अंग्रेजों की सरकार भारत के हित में निर्णय लेती थी क्या? नहीं। किसके हित में लेती थी? अंग्रेजों के हित में लेती थी। लेकिन वो सरकार संप्रभु थी क्या? नहीं। अब भारत की सरकार है, भारत की जनता के लिए काम कर रही है और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही है, इसलिए वो संप्रभु है। इसलिए भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? संप्रभु। तो सीधे से शब्दों में संप्रभुता का अर्थ क्या? निर्णय लेने की स्वतंत्रता या बाहरी या विदेशी शक्ति से दबाव से मुक्त भारत सरकार द्वारा काम किया जा सकता है। ये किया है दोस्तों इसके अंदर में। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं हम यहां पर समाजवादी। अब समाजवादी का अर्थ क्या है दोस्तों? ये कब लिया हमने? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। समाजवादी का अर्थ क्या है? समाजवादी का अर्थ है आय और संपत्ति, आय और संपत्ति के आधार पर होने वाले भेदभाव और विषमता को समाप्त करना। समाजवाद का लक्ष्य क्या है? समाजवाद का लक्ष्य है आय, आय यानी इनकम, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, आय और संपत्ति के आधार पर जो तैयार होने वाली जो विषमता है, उस विषमता को समाप्त करना किसका लक्ष्य है? वो लक्ष्य है भारत के समाजवाद का टारगेट है, भारत के समाजवाद का लक्ष्य है। जैसे फॉर एग्जांपल इसे समझा जा सकता है, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उस समय पर चाइना में किसका स्वीकार किया गया? कम्युनिस्ट का स्वीकार किया। भारत ने किसका स्वीकार किया? लोकतंत्र का स्वीकार किया। उस समय पर चाइना के नेता कौन थे? उस समय पर चाइना के नेता थे माओ सेतुंग। कौन थे? माओ सेतुंग। अब भारत के नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो राष्ट्र, दो नेता, लेकिन दोनों की सोच में काफी अंतर था, क्योंकि वो थे कम्युनिस्ट, हम थे लोकतांत्रिक। वहां पर भी मुख्य व्यवस्था कौन था? खेतीबाड़ी था। यहां पर भी मुख्य व्यवस्था कौन सा? खेतीबाड़ी का था उस समय पर। वहां पर भी माओ सेतुंग को जल्दी से तेज गति से चाइना का विकास करना है, यहां पर भी तेज गति से विकास पंडित नेहरू को करना है। लेकिन मेरे पहले का दोनों के सोच में काफी अंतर है। क्या सोच में अंतर है? माओ सेतुंग की एक बुक है जिसका नाम है रेड बुक। रेड बुक में माओ क्या कहता है? राजनीतिक शक्ति कहां से पैदा होती है? माओ क्या कहता है? राजनीतिक शक्ति कहां से पैदा होती है? वो कहता है बंदूक की नोक से पैदा होती है। कहां से पैदा होती है? बंदूक की नोक से। यानी माओ यह कहता है कि बंदूक की नोक पर, बंदूक के दम पर हम कुछ भी काम कर सकते हैं, लोगों से कुछ भी बात मनवा सकते। लेकिन दूसरी तरफ भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका सोच, जिनका विचार लोकतंत्र पर विश्वास था, उनका कहना है कि शक्ति कहां से पैदा होती है? पंडित नेहरू कहते शक्ति ये जनता के वोट से पैदा होती है। ये कहां से पैदा होती है? जनता के वोट से पैदा होती है। यानी माओ का विश्वास किस पर था? माओ का विश्वास बुलेट पर था, और पंडित नेहरू का विश्वास किस पर था? पंडित नेहरू का विश्वास बैलेट पे था। दोनों को भी तेज गति से भारत का विकास करना है, उनको भी चाइना का विकास करना है। तो दोनों ने सोचा, दोनों के यहाँ पर विषमता का मुख्य कारण क्या था? दोनों के बीच में विषमता का मुख्य कारण था जमीन। क्योंकि वहां पर क्या था? चाइना में भी काफी सारे जमींदार थे, काफी सारे उद्योगपति थे, उनके पास हजारों एकड़ में जमीन थी। वही स्थिति भारत में भी थी। अब भारत में क्या करना है? विषमता को समाप्त करना है। तो वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भू सुधार कानून बनाए, जमीन सुधार कानून बनाए। 1951 में सबसे पहले हमने पहला संविधान संशोधन किया, जिसमें हमने 90वीं अनुसूची जोड़ी, और जिसमें बताया लोगों की तरफ से जो ज्यादा की जमीनें वो जब्त कर ली गई और ये सरकार में जमा की गई, और जो भूमिहीन थे, जिनके पास जमीन नहीं, उनके द्वारा बांटी गई। क्योंकि होता क्या था? जिनके पास ज्यादा जमीन है उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा जमीन होने के कारण ज्यादा यहाँ पर क्या होता था? उत्पादन होता था, यानी ज्यादा संपत्ति आय आती थी। तो ज्यादा संपत्ति, ज्यादा प्रॉपर्टी के आधार पर क्या करता था? ये जो अमीर वर्ग है, ये जो जमींदार वर्ग है, गरीब लोगों का शोषण कर रहा था, उनके ऊपर अन्याय कर रहा था। तो इस अन्याय और शोषण करने के लिए हमने क्या किया? सबसे बड़ा प्रहार क्या किस पर किया? जमीन पर किया। अब दूसरी तरफ आते चाइना में। चाइना में भी वही स्थिति थी, लेकिन माओ का विश्वास किस पर था? बंदूक पे था। माओ ने सबसे पहले वहां के जमींदारों को, वहां के उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को वार्निंग दी और कहा क्या? सबसे पहले आप आपकी जो जमीन है वह सरकार के यहाँ पर जमा कीजिए, ज्यादा की जो जमीन है। और जिन लोगों ने माओ के इस निर्णय का विरोध किया, माओ ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चाइना में खून की नदियां बही,
जिसे माओ में सांस्कृतिक क्रांति जैसे कि वहां पर कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो माओ की मृत्यु तक लगभग 1966 तक चलती रही। आगे में सुनने यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पर भारत में सरकार ने निर्णय लिया, सरकार ने संविधान संशोधन किया। किसी को अगर आपत्ति तो वो कहां पर जा सकती थी, कोर्ट में जा सकती थी। 1947 से 51 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वहां पर क्या ऐसा कुछ संशोधन है क्या? नहीं, डायरेक्ट क्या लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहां पर भी ये करना है, यहां पर भी ये करना है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर था, क्योंकि हम कौन थे? हम समाजवादी थे और वो कम्युनिस्ट है, वो साम्यवादी थे। आगे दोस्तों बात समझने, तो समाजवाद का लक्ष्य क्या है? आय और संपत्ति के आधार पर भेदभाव और विषमता की समाप्ति। वर्तमान स्थिति के उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार काफी सारी सरकारी योजना बनाता है, जैसे आयुष्मान भारत की योजना है। सरकार शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देती है, दुर्बल वर्गों के लिए कुछ आर्थिक सहायता देती है। अब प्रधानमंत्री घर योजना के द्वारा 2.5 लाख की सब्सिडी भी मिलती है। तो जो सरकार द्वारा जो काम किया जाता है, जैसे आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख का आपका स्वास्थ्य के लिए आपके खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जो आदमी जो महीने के 20 और 25 हज़ार कमा रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए हम समझते कि सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही, तो 25 हज़ार जो व्यक्ति कमा रहा है उसकी आमदनी कहाँ पर खर्च होगी? वो घर का भाड़ा देगा, वहाँ पर वो क्या देगा? बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करेगा, वो स्वास्थ्य के लिए खर्च करेगा, वो खुद के लिए खर्च करेगा, यानी उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो गई। फिर कुछ से कुछ एसेट बना सकते हैं क्या? कुछ संपत्ति जुटा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया है? सरकार ने वहाँ पर उसकी ज़रूरती चीज़ों का ध्यान रखा है, जैसे स्वास्थ्य की सुविधा दी, शिक्षा की सुविधा दी, पानी की सुविधा दी, बिजली की सुविधा दी। जैसे दिल्ली में हम जानते हैं आम आदमी पार्टी ने क्या क्या है? मुफ्त में पानी दिया है, मुफ्त में बिजली दी है, मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा दी है, मुफ्त में शिक्षा की सुविधा दी है। तो जो आदमी है जो काम कर रहा है महीने का 20-25 हज़ार का, उसका उसके ऊपर होने वाला खर्चे बच रहा है, और वो खर्चे वो किस पर कर रहा है? खुद के विकास पर खर्च कर रहा है। और इससे क्या होगा? इससे ये होने वाला दोस्तों, संपत्ति और आय के आधार पर होने वाली विषमता को कम किया जा सकता। एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है दोस्तों, दुनिया के विनाश तक, दुनिया के समाप्ति तक गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होगी। अमीर और गरीब एक लाइन में कभी भी नहीं आ सकते, लेकिन क्या हो सकता है? उनके दूरी को हम पाट सकते, कम कर सकते हैं। और ये पाटने का काम किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? ये समाजवाद के लक्ष्य के द्वारा तय किया गया है और इसी के द्वारा सरकार द्वारा किया जाता है। तो हमें ध्यान में रखने की बात ये है, समाजवाद क्या है? समाजवाद करता है आय और संपत्ति के आधार पर होने वाली विषमता को समाप्त करना ही क्या है? समाजवाद का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा हमें आर्थिक सहायता देकर ये पूरा करती है। ठीक है, एक। तीसरा हमारा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता दैट्स कॉल्ड दोस्तों, ये सेक्युलरिज्म। फिर सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं हम? जैसे फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म को हम 3 आधार पर समझ सकते हैं। जैसे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, या राष्ट्र द्वारा किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा, एक। नंबर 2, सरकार द्वारा नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकार द्वारा नागरिकों में भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। और तीसरा कारण बताया क्या गया दोस्तों? तीसरा कारण ये बताया गया, इसका तीसरा आधार ये कि जनता को धर्म पालन का अधिकार रहेगा, धर्म पालन की स्वतंत्रता रहेगी। इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। सबसे पहले क्या है? राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे भारत की ज्यादातर आबादी कौन सी? हिंदू। पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी कौन सी? मुस्लिम। तो हमारा जो इंडिया का जो पासपोर्ट है, इंडिया के पासपोर्ट पर क्या लिखा होता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्रजासत्ताक भारत, गणराज्य भारत। वही पाकिस्तान का जो है वहां पर कौन सा है? इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बराबर है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है? भारत में ज्यादातर आबादी होने के बावजूद भी हमने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया है, और भारत में सभी लोगों के धर्म का समान महत्व और समान दर्जा रखा गया है, एक। नंबर 2, धर्म के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी। सरकार जो भी योजना लाएगी, जो भी काम करेगी, नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया, स्वास्थ्य के संबंधी योजना है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। दूसरा, जैसे उज्ज्वला गैस योजना है वो केवल हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। दूसरा, कन्या राशि योजना हो,
ऐसे काफी सारी योजनाएं, चाहे कृषि सम्मान योजनाओं, इस सरकारी योजनाओं में सरकार ने धर्म के आधार पर ऐसा कुछ भेदभाव किया क्या? बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत कौन सा राष्ट्र है? भारत एक सेक्युलर और भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तीसरी बात, धर्म पालन की स्वतंत्रता। भले ही लोगों को भले ही भारत के देश को किसी भी राष्ट्र का, किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा न दिया हो, फिर भी देश की जनता को उनके धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार उस धर्म का पालन करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी, पूरी तरह से छूट होगी। राष्ट्र का धर्म नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन लोगों का तो धर्म है। राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करेगा तो लोग तो धर्म का पालन करना थोड़ी छोड़ेंगे। और देश क्या है? देश तो लोगों से ही मिलता है। तो लोगों को यहाँ पर अनदेखा करते देश चला जा सकता क्या? बिल्कुल भी नहीं चला जा सकता। तो इसका अर्थ ये दोस्तों, भले ही राष्ट्र का धर्म नहीं होगा लेकिन धर्म पालने की स्वतंत्रता होगी। जैसे मुस्लिम यहाँ पर टोपी पहन सकते, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते, हिंदू यहाँ पर अपने माथे पर यहाँ पर टीका लगा सकता है, सिख पगड़ी पहन सकते। हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसकी पूरी तरह से छूट होगी। जैसे हम यहाँ पर महाशिवरात्रि को भी छुट्टी देते तो रमजान ईद को भी सरकार छुट्टी देती कि नहीं देती? वैसे क्रिसमस को भी छुट्टी देती है और वहाँ पर गुरु नानक जयंती को भी सरकार छुट्टी देती है। हर एक धर्म को सरकार ने कैसा समान संरक्षण दिया है, क्योंकि सरकार के नजरिए से, सरकार की दृष्टि से सभी धर्मों का दर्जा समान है और सभी का समान अस्तित्व है। आगे बस हमने तो धर्म पालन की स्वतंत्रता। चौथा मुद्दा हमारा लोकतंत्र। चौथा क्या है? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र क्या है दोस्तों? लोकतंत्र यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें किसका शासन है? जनता का शासन है। अब भारत की बात करें तो लोकतंत्र को दो आधार पर है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत का लोकतंत्र कौन सा है? भारत का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भारत का कौन सा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र है। भारत का कौन सा लोकतंत्र है? सरकारी संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र के एक खूब विख्यात व्याख्या अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनके द्वारा की। वो क्या कहते हैं? लोगों द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। ऐसा शासन वो किसके द्वारा किया जाएगा? लोगों द्वारा। किसके लिए किया जाने वाला है? लोगों के लिए। किसके द्वारा चला जाने वाला है? लोगों द्वारा ही। इसे क्या कहेंगे? लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र की व्याख्या यहां तक सीमित नहीं दोस्तों। लोकतंत्र में दो चीजें काफी जरूरी है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? नंबर एक, जिस व्यवस्था में जनता को सरकार चुनने का अधिकार होगा। जिस व्यवस्था में जनता को सरकार चुनने का या बदलने का अधिकार होगा। जिस व्यवस्था में जनता को सरकार चुनने का और बदलने का अधिकार होगा, और साथ ही नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे। नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे हम लोकतंत्र। उसे क्या कहेंगे हम? लोकतंत्र। जैसे हम जानते हैं दोस्तों, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। हर 5 साल के बाद राज्य की सरकार बदलती है, केंद्र की सरकार बदलती है, स्थानीय निकाय की सरकार बदलती है। और कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी सरकार नहीं आनी चाहिए, ये कौन तय करता है? आप और मैं, यानी जनता तय करती है। यानी हमारे पास सरकार चुनने का, और जो सरकार अगर हमें पसंद है तो बदलने का भी अधिकार है। एक नंबर, यानी अंतिम सत्ता किसके हाथ में? हमारे हाथ में। नंबर 2, मौलिक अधिकार। थोड़ी देर के लिए समझते कि हमारे पास लोकतंत्र है, लेकिन जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार हमें दिए नहीं है, तो उसे हम सरकार के लिए, उसे हम लोकतंत्र कह सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अगर हमारे पास कुछ अधिकार नहीं है तो सरकार हमारे ऊपर क्या कर सकता है? सरकार हमारे ऊपर यहाँ पर शासन कर सकता है, अन्याय कर सकता है। तो सरकार के विरुद्ध हमारे अधिकारों का संरक्षण करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया है कि सरकार हमारे किसी भी प्रकार के अधिकार को न छीने। जैसे हमारी एक समानता का अधिकार का है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध का है, चौथा धर्म स्वतंत्रता का है, पांचवा शिक्षा और शिक्षा और संस्कृति के संबंध में, और छठा है संवैधानिक उपचारों का। ये अधिकार है, इसलिए हम लोकतंत्र कहते हैं। जिस व्यवस्था में जनता के पास अधिकार नहीं है तो उसे हम लोकतंत्र कहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इसलिए 2 महत्वपूर्ण शर्तें, एक सरकार चुनने का, बदलने का, और दूसरा मौलिक अधिकार होने जरूरी है। ठीक है, आगे 5वां हमारा लक्ष्य दोस्तों गणराज्य। 5वां कौन सा? गणराज्य। गणराज्य ने कहा, गण यानी जनता, राज्य यानी शासन। किसका शासन? जनता का शासन। अब गणराज्य किसे कहते हैं? गणराज्य करते हैं जिस राष्ट्र का प्रमुख
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जिस राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, गणराज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। उसी की तुलना में इंग्लैंड का राष्ट्र प्रमुख कौन है, वहां का राजा और रानी। भारत का राष्ट्रपति पद पर कैसा आता है, अप्रत्यक्ष रीति से। कैसे अप्रत्यक्ष रीति से, हम किसे चुनते, हम संसद और विधानसभा के सदस्यों को चुनते, बराबर है। और यहां पर इंग्लैंड का जो राजा है वो पद पर कैसे आता है, वो वंश परंपरा के आधार पर आता है। हम भारत के संसद के सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनते, और वो किसे चुनते, राष्ट्रपति को चुनते। यानी भारत का राष्ट्रपति हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से आता है। लेकिन इंग्लैंड का जो प्रमुख है वहाँ का राजा और रानी है, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आता है क्या, नहीं, वो वंश परंपरा के आधार पर आता है। जैसे ही इंग्लैंड के घर में बेटा या बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा हुआ, राजा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, रानी पैदा हुई। जब वो पैदा होते तो मुंह में सोने का चम्मच लेके ही पैदा होते, क्योंकि उनके लिए कोई वेगड़ी, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है क्या, बिल्कुल भी नहीं। जन्म होते ही ये बात तय हो जाती है वो राजा बनेंगे या रानी बनेंगे, और इंग्लैंड के वो प्रमुख रहेंगे। इसलिए वो क्या है, इंग्लैंड ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत क्या है, भारत लोकतांत्रिक भी है और साथ ही साथ कैसा, गणराज्य भी। इसलिए क्या कहता है, इंग्लैंड इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट बट नॉट अ रिपब्लिक स्टेट, एंड इंडिया ए डेमोक्रेटिक स्टेट एज वेल एज रिपब्लिक स्टेट। भारत लोकतांत्रिक और गणराज्य भी है, और इंग्लैंड जो है केवल लोकतंत्र है, गणराज्य नहीं। तो गणराज्य का सिंपल शब्द में अर्थ है जिस राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना होगा उसे हम क्या कहेंगे, गणराज्य। ठीक है, आगे ये जो दोस्तों हमारे प्रस्तावना का राजनीतिक आदर्श है, प्रस्तावना का क्या है, राजनीतिक आदर्श। आगे देखते हैं हम इसका सामाजिक आदर्श क्या है।